हे दोस्तों, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ इनक्रेडिबल सफ़र। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं भैया एक पवित्र धाम की, जिस धाम का नाम है केदारनाथ। उत्तर के जो 4 धाम है ना, जिनमें आते हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, उनमें से एक धाम है। तो केदारनाथ में भगवान शिव जी का ज्योतिर्लिंग है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि ये जो उत्तर के 4 धाम है ना, तो इनको किस तरीके से जो है कंप्लीट किया जाए, इनके दर्शन किस तरीके से किया जाए, कितना टाइम लगेगा, क्या बजट लगेगा, क्या रूट है, सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, आपके 4 धाम की यात्रा को सुखमय बनाने के लिए और यादगार बनाने के लिए मैं विजय हूँ, आपकी सेवा में हाजिर। मैं करूंगा आपकी मदद। दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं सीक्वेंस की। मतलब सब केदारनाथ बद्रीनाथ जाना चाहते हैं, लेकिन सबके मन में पहला सवाल क्या आता है कि भैया पहले कहाँ जाऊँ मैं, मतलब पहले मैं गंगोत्री जाऊँ, पहले मैं केदारनाथ जाऊँ। तो भैया मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले आप जाओ यमुनोत्री, उसके बाद जाओ आप गंगोत्री, गंगोत्री के बाद जाओ आप केदारनाथ, और केदारनाथ के बाद में बद्रीनाथ। रूट भी है दोस्तों, वो है कि आप सबसे पहले जाओ बद्रीनाथ, उसके बाद जाओ केदारनाथ, फिर जाओ गंगोत्री और फिर जाओ यमुनोत्री। जो पहला मैंने आपको रूट बताया ना, वो बेस्ट है। और जो मैंने आपको पहला रूट बताया ना कि सबसे पहले आप जाओ यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ, वो ही बेस्ट है। और वो बेस्ट इसलिए है दोस्तों, क्योंकि आपकी जो बॉडी है ना, वो ऊंचे जो पासेज होते हैं ना, ये अल्टीट्यूड होते हैं, हाई अल्टीट्यूड, उनकी आदत नहीं होती है। तो सबसे पहले आप यमुनोत्री जाओगे ना, तो यमुनोत्री में है दोस्तों 6 किलोमीटर की चढ़ाई। तो उस पर धीरे धीरे आप ऊपर जाओगे ना, तो आपकी बॉडी क्या उस हिसाब से ढल जाएगी। उसके बाद में आएगा गंगोत्री। गंगोत्री में चढ़ाई बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गंगोत्री में जो गाड़ी है या आपका व्हीकल है ना, वो बिल्कुल मंदिर के पास जाता है। ठीक है। तीसरे पॉइंट पे आता है केदारनाथ। केदारनाथ की दोस्तों चढ़ाई बहुत हैवी है और तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर अराउंड आपको पड़ जाता है। इस वजह से मैं आपको राय दूंगा कि आप है ना केदारनाथ तीसरे नंबर पे जाओ, और चौथे नंबर पे बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में भी जो भैया आपका व्हीकल है ना, वो मंदिर की पार्किंग तक पहुंच जाता है। अब बात करते हैं अपन रूट की, कौन सा रूट पकड़ें। तो दोस्तों, आप अपनी यात्रा स्टार्ट कीजिए कहाँ से? ऋषिकेश से। वैसे तो बेसिकली 2 रूट हैं। अगर आपको हरिद्वार और ऋषिकेश नहीं जाना है दोस्तों, तो आप क्या करिए, रुड़की के आगे से ही एक हाईवे कटता है जो जाता है सीधा विकास नगर, है ना। विकास नगर होते हुए आप बड़कोट पहुंच जाइए। तो वैसे जो है यात्रा स्टार्ट कीजिए आप ऋषिकेश से। दोस्तों, अगर आप अपनी राइड स्टार्ट करते हो हरिद्वार या ऋषिकेश से, तो पहले दिन आपको जाना है हरिद्वार ऋषिकेश से बड़कोट। जी हाँ, बड़कोट एक तरीके से बेस कैंप है, मतलब जहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। तो आपको पहला जो दिन है ना, वो बड़कोट में जाकर के रुकना है। और आज के दिन आपकी तकरीबन राइड या कह लो या ट्रिप हो जाएगी तकरीबन 200 किलोमीटर की। दूसरे दिन आप निकलोगे दोस्तों, सुबह जल्दी उठ करके निकलिए आप बड़कोट से। कहाँ के लिए? जान की चट्टी के लिए, यानी यमुनोत्री के लिए, है ना। तो जान की चट्टी जो है पार्किंग है, और वहीं से जो है 6 किलोमीटर का ट्रैक जाता है यमुनोत्री माता के मंदिर तक। बड़कोट से जो यमुनोत्री की दूरी है ना जान की चट्टी की दोस्तों, वो है तकरीबन 45-50 किलोमीटर अराउंड। तो जब आप वहाँ जाओगे, उसके बाद में 6 किलोमीटर चढ़ोगे, दर्शन करके उतरोगे, और उसके बाद वापस आओगे ना, तो आप मैक्सिमम दोस्तों यही 100 किलोमीटर अराउंड दिन के चल सकते हो। कहने का मतलब, आप जब बड़कोट से निकलोगे ना, तो यमुनोत्री माँ के दर्शन करके आप दोबारा से जो है बड़कोट आकर के रुक जाओगे। मतलब आपकी दूसरी जो नाइट है ना, वो भी स्टे रहेगी बड़कोट में। 2 दिन में आपको एक धाम के दर्शन हो गए, जिनका नाम है यमुनोत्री। अब दूसरे दिन आप बड़कोट से सुबह जल्दी निकलो गंगोत्री के लिए। तो गंगोत्री से पहले एक सुंदर जगह भी आती है दोस्तों, जिसका नाम है हर्षिल। आपने देखा होगा, बहुत पिक्चरों की शूटिंग हुई है। फेमस जो पिक्चर थी राम तेरी गंगा मैली हो गई, है ना, राम तेरी गंगा मैली या राम तेरी गंगा मैली हो गई, उस पिक्चर की भी जो शूटिंग है ना, वो हुई थी हर्षिल में। तो हर्षिल को देखते हुए, एक्सप्लोर करते हुए आप पहुंच जाओ गंगोत्री, और गंगोत्री स्टे ले लो। तीसरे दिन का आपको जो स्टे है ना, वो गंगोत्री हो गया। अगर गंगोत्री में दोस्तों भीड़ नहीं है, तो कोशिश कीजिएगा शाम को दर्शन कर लो आप, और शाम को दर्शन करके निकल जाओ वापसी पीछे की ओर। और अगर दर्शन नहीं हो पाए, तो जो तीसरी नाइट है ना दोस्तों, वो आप स्टे करो गंगोत्री में। अब दोस्तों, 2 धाम के आपको दर्शन हो गए हैं, ठीक है। दिन चल रहा है चौथे दिन सुबह आपने दर्शन कर लिए गंगा माँ के, गंगोत्री माता के। उसके बाद आप दर्शन करके निकल जाओ सीधे केदारनाथ की ओर। गंगोत्री से निकलोगे ना आप, सबसे पहले आप पहुंचोगे भैया उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में भैया बहुत सुंदर मंदिर है, काशी विश्वनाथ का, महादेव का बहुत सुंदर मंदिर है। वहां आप उस मंदिर के दर्शन करो। दर्शन करके ऊखी मठ होते हुए, ठीक है, आप पहुंचोगे सीधा सोनप्रयाग या सीतापुर पार्किंग। इस दिन आपको तकरीबन राइड या फिर भैया ट्रैवलिंग करनी है 300 किलोमीटर प्लस की ना। तो आप सुबह फटाफट दर्शन करके निकल जाओ और फटाफट सीतापुर या सोनप्रयाग पार्किंग तक पहुंच जाओ। तो जब आप निकलोगे उत्तरकाशी से ना, तो आपके साथ साथ एक नदी चलती रहेगी, जो सामने की तरफ से आ रही होगी। वो होगी आपके राइट साइड में, कभी लेफ्ट साइड में ना, वो है मंदाकिनी, जो आ रही है केदारनाथ से। चौथी नाइट दोस्तों आप पहुंच गए सीतापुर पार्किंग, सोनप्रयाग पार्किंग या फिर गौरीकुंड तक, है ना। जहां तक भी आप पहुंच पाओ वहां तक पहुंच जाओ।
तो दोस्तों 5वें दिन सुबह जल्दी उठो और फटाफट निकल जाओ केदारनाथ की तरफ, है ना, क्योंकि सबसे जो चैलेंजिंग डे है ना वो यही होने वाला है आपके लिए। केदारनाथ की जब आप चढ़ाई स्टार्ट करोगे ना गौरीकुंड से, तो आपको बोर्ड दिखाई देगा 16 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 17 किलोमीटर। वो एक्चुअली में इतना नहीं है, वो उससे काफ़ी ज़्यादा है। आप सुबह जब निकलोगे ना अपने होटल से, चाहे वो गौरीकुंड से हो या कहीं से भी हो ना, तो एक्चुअली सीतापुर या सोनप्रयाग पार्किंग से क्या होता है, गौरीकुंड तक जो है भैया उनकी बोलेरो वगैरह चलती हैं, जिसमें 8, 10, 12 लोग बैठाए जाते हैं और वो आपको गौरीकुंड छोड़ते हैं। लेकिन वहाँ स्ट्रगल इतना ज़्यादा है ना उस बोलेरो में भी बैठने के लिए, जब आप बैठोगे ना उसमें तो परेशानी आएगी। और परेशानी क्या आएगी, मतलब वहाँ भीड़ इतनी लग जाती है, 5-5 किलोमीटर, 6-6 किलोमीटर की लंबी लाइनें लग जाती हैं। 10 लोग बैठते हैं एक बोलेरो में, फिर बोलेरो निकलती है, दूसरी आती है, फिर 10 लोग बैठते हैं। तो मैं जब गया था ना तो मैंने बोलेरो में नहीं बैठा था भैया, क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी। तो मैं सीतापुर पार्किंग से ही जो पैदल पैदल गया था, और मेरा जो कंप्लीट ट्रैक हुआ था ना 1 साइडेड केदारनाथ तक, वो था तकरीबन 24-25 किलोमीटर। तो 5वें दिन दोस्तों आप सुबह निकलोगे केदारनाथ के लिए, और आराम से चढ़ते चढ़ते आप शाम तक जो है केदारनाथ पहुंच जाओगे, है ना। तो आराम से ही जाना, मैं केदारनाथ के लिए स्पेशली आपको कह रहा हूँ, शॉर्टकट नहीं लेने हैं आपको। आप आराम से चढ़ो और आराम से शाम तक पहुंच जाओ, और यही सोच करके आप चलना कि आज आपको दर्शन नहीं होंगे। आप कितना ही जल्दी चढ़ोगे आपको उस दिन दर्शन नहीं होने वाले। तो जिस दिन 5वें दिन आप चढ़ रहे हो ना केदारनाथ के लिए, तो यही सोच करके चलना कि ऊपर पहुँच जाते हैं और वहाँ स्टे करेंगे। शाम को आरती होगी तो मंदिर के बाहर जो है भैया चबूतरा है ना, उस पर खड़े होकर आरती का आनंद ले सकते हो, लेकिन दर्शन होने मुश्किल हैं। हाँ, शाम को है ना 8-9 बजे के करीब, 9, साढ़े 9 बजे के करीब आप कोशिश करिएगा, क्योंकि शाम को कोई रहता नहीं है। तो कई बार क्या है, मंदिर खुल जाता है या दर्शन करने देते हैं। अगर हो रहे हो ना तो अगले दिन के ऊपर मत छोड़ना भाई, दर्शन कर लेना। अब है छठा दिन, ठीक है। छठा दिन सुबह आप जल्दी उठो, जल्दी मतलब बहुत जल्दी उठ जाओ, 3 बजे भी उठ सकते हो तो उठ जाओ, है ना। नहा धो करके भैया आप सीधे लगो लाइन में, जितना जल्दी दर्शन हो जाएंगे उतना बढ़िया है। दर्शन करके इस दिन आपको वही 20 किलोमीटर के अराउंड नीचे उतरना भी है ना। तो छठा दिन आपका दर्शन हो जाएगा और सीधे आप नीचे उतरोगे गौरीकुंड, सोनप्रयाग या सीतापुर पार्किंग तक। दोस्तों बात करते हैं अपन 7वें दिन की, है ना। 7वां दिन भी आपका काफ़ी लंबा जाने वाला है ट्रैवलिंग में। सुबह वही जल्दी निकलना है आपको, जल्दी निकल के अब अपन चलेंगे बद्रीनाथ की ओर, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी 3 धाम आपने कर लिए हैं, जिसमें यमुनोत्री है, गंगोत्री है और केदारनाथ है ना। तो आप इस दिन निकलो जल्दी सुबह और बढ़ो बद्रीनाथ की तरफ। तो सबसे पहले मिलेगा आपको ऊखीमठ। ऊखीमठ में भाई साहब ओमकारेश्वर जी का मंदिर है। जब 6 महीने के लिए केदारनाथ भगवान के दर्शन बंद हो जाते हैं ना, मंदिर बंद हो जाता है, तो उनकी डोली यहीं ऊखीमठ में आती है। तो ऊखीमठ में आकर के आप दोस्तों दर्शन करो ओमकारेश्वर महादेव के और निकलो आगे की ओर। ऊखीमठ से निकल के आपको मिलेगा दोस्तों चोपता। चोपता को बोलते हैं मिनी स्विट्जरलैंड, और वहीं पे जो है आपको तुंगनाथ का बोर्ड भी दिखाई देगा। मतलब वहाँ से जो है 5 किलोमीटर का तुंगनाथ का ट्रैक शुरू हो जाता है। चोपता से जब दोस्तों आप तुंगनाथ से आगे बढ़ोगे तो आएगा गोपेश्वर। गोपेश्वर में दोस्तों गोपीनाथ जी का बहुत सुंदर मंदिर है, महादेव का मंदिर है। गोपेश्वर में दोस्तों क्या बात है कि वहाँ पर है ना, मतलब जो पंच केदार है ना, केदारनाथ, दूसरे आते हैं तुंगनाथ, तीसरे मध्य महेश्वर, चौथे कल्पेश्वर और 5वें रुद्रनाथ, है ना। सो दोस्तों ये जो पंच केदार है ना, इनकी जो है मंदिर के ना मतलब स्ट्रक्चर बने हुए हैं वहाँ दीवार पे, मतलब कहते हैं ना वो कलाकृति बनाई जाती है। तो उस मंदिर के ऊपर 5 केदार मंदिरों की भैया डिज़ाइनें बनी हुई है। जब 2013 में त्रासदी आई थी ना केदारनाथ में, उस समय बताया जाता है वो त्रासदी से जस्ट पहले वो जो केदारनाथ के मंदिर का स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, मतलब दीवार पे जो पेंटिंग सी बनी हुई ना, वो टूट के झड़ गई थी। तो देखो आप इसको कोइंसिडेंस भी कह सकते हो, लेकिन ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। मतलब वहाँ आपदा आने वाली थी ना, उससे पहले मंदिर की जो दीवार थी ना वो थोड़ी सी टूट के गिर गई थी। इसका मतलब ये आपदा का ही प्रतीक था। वहाँ दर्शन करके आप गोपेश्वर जी के बढ़ो भैया आगे पीपल कोटी की ओर। पीपल कोटी से जाओ जोशीमठ और जोशीमठ से चले जाओ बद्रीनाथ। तो जो 7वीं नाइट है ना वो भी आपकी बद्रीनाथ में हो गई। 7वीं नाइट आपको बद्रीनाथ के दर्शन हो जाएं ऐसा आप कामना मत करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भीड़ होती है ना वो बद्रीनाथ में ही पड़ती है। क्योंकि जो 4 धाम है ना अपने चारों दिशाओं के, उसमें भैया चौथे मतलब उत्तर का जो धाम है ना वो बद्रीनाथ धाम को ही समर्पित है। तो इसीलिए आप जो है उस दिन कामना मत करना कि आपको दर्शन हो जाएंगे। 7वीं नाइट आप वहीं होटल ले लो और स्टे करो। 8वें दिन दोस्तों आप सुबह जल्दी उठो और उठ करके आपको सबसे पहले लगना है लाइन में। जैसे आपको दर्शन हो जाए ना, दर्शन होने के बाद में भैया बद्रीनाथ में बहुत सुंदर सुंदर जगह हैं देखने की। सबसे पहले तो आप जाओ भैया अलकनंदा नदी को देखने, वो मंदिर के बाहर ही बह रही है, ठीक है। वहाँ एक गर्म कुंडी भी है, उसमें नहाओ आप। उसके बाद में आगे बढ़ोगे ना आप 2-3-4 किलोमीटर आगे तो माणा विलेज है। उसको हिंदुस्तान का आखिरी गाँव भी कहा जाता है, और आजकल तो कैंपेन चल रहा है कि आखिरी गाँव क्यों कहते हैं, फर्स्ट गाँव कहो। तो वहाँ शायद बोर्ड भी अब चेंज हो गया है, पहले आखिरी गाँव का लगा हुआ था, अब वहाँ बोर्ड लगा हुआ है हिंदुस्तान का प्रथम गाँव, है ना। तो वो आप देखो, वहाँ हिंदुस्तान की पहली चाय की दुकान भी है, उसके भी मजे लो। बाद में
वहाँ से सरस्वती नदी बह रही है, उसका भी जो है भैया आप लुत्फ़ उठाओ। लेकिन वहीं पे थोड़ी सी आगे सरस्वती नदी लुप्त हो जाती है, मतलब दिख ही नहीं रही है, वो लुप्त हो गई। उसको श्राप लगा था गणेश जी का, इसलिए वो लुप्त हो गई। पांडव चढ़े थे ना स्वर्ग की ओर, वहाँ से सीढ़ियाँ बनी थी स्वर्ग की, तो वहीं पे जो है भैया चट्टान रखी थी भीम ने, उसको भीम पुल कहा जाता है, तो वो भी आप देख सकते हो। साथ ही में वहाँ पे गणेश जी की गुफा, व्यास गुफा भी है, जहाँ पे उन्होंने बैठ करके भैया महाभारत लिखी थी, वो भी आप देखो। तो इसमें आपका पूरा दिन चला जाएगा ना, तो फिर आप दोबारा से बद्रीनाथ में रुक जाओ, और या फिर थोड़ा आगे जा सकते हो तो आगे चले जाओ, क्योंकि आगे एक ओली भी है जगह, वो भी बड़ी सुंदर जगह है। आप चाहो तो हिल स्टेशन है बहुत अच्छा वाला, वहाँ भी जा करके स्टे कर सकते हो। अब दोस्तों 90 दिन की बात करें तो 90 दिन आप निकल जाओ, कहाँ से आप निकल जाओ, बद्रीनाथ या ओली जहाँ भी आपने स्टे किया है ना, वहाँ से निकल जाओ आप कहाँ की ओर, ऋषिकेश की ओर। जब आप निकलोगे बद्रीनाथ से ऋषिकेश की ओर, तो भैया वो भी तकरीबन 300 किलोमीटर की जो आपके दिन की ट्रैवलिंग है, जल्दी निकल जाओ तो जल्दी पहुंच जाओगे। क्योंकि चारों धाम करना चाहते हो ना, तो तकरीबन आपको 10 दिन तो लगने वाले हैं, मतलब 10 नाइट का कम से कम आप सोच करके आना। अभी जो अपन ने प्लान बनाया है ना, वो बनाया है 9-10 दिन का, और वो इसलिए बनाया है क्योंकि ये कंप्लीट आपको फिट बैठ रहा है। कई बार क्या होता है केदारनाथ में मौसम खराब हो जाता है और ऊपर जो है रास्ते हो जाते हैं बंद, है ना, तो इसी चक्कर में आपका 1-2 दिन एक्स्ट्रा जाने वाला है, तो इसलिए 1-2 दिन रिजर्व में लेकर के चलना। अब दोस्तों मैं आपको कुछ ध्यान में रखने वाली बातें बताता हूं, जो आप नोट कर लीजिए, वो बहुत 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 ज़रूरी बातें। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, सबसे पहले आपको निकलना है भैया होटलों से बहुत जल्दी। मतलब ये नियम बना लो कि अब तक आप लेट 9 बजे तक 8 बजे तक सो लिए तो सो लिए। अभी यहाँ के 10-12 दिन है ना, आपको सुबह 3:30-4 बजे जाग करके 4:30 से पहले पहले जो है होटल या गेस्ट हाउस अपना छोड़ देना है। इससे होगा ये कि भैया जो है आप 6-6 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर लंबा जाम है ना, उससे बच जाओगे, और आपकी राइड है ना बहुत स्मूथली होने वाली है। और दूसरा क्या फ़ायदा होएगा, जब आप निकलते हो ना किसी भी जगह के लिए, चाहे आप यमुनोत्री जाओ, चाहे गंगोत्री जाओ, कहीं भी जाओ, तो सब जगह चढ़ाई है। मतलब जाते वक्त तो चढ़ाई है और आते वक्त क्या है, थोड़ा सा उतराई है ना। तो जब आप जाम में फंसोगे ना, तो आपकी गाड़ी क्या इस स्लोप में खड़ी होती है, ऊपर के स्लोप में, है ना, ब्रेक लग जाते हैं, और जब अचानक से जाम खुलता है तो आपको क्या गाड़ी उठाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना। तो इसलिए आप क्या करो, सुबह जल्दी निकल जाओ, जाम मिलेगा नहीं, स्मूथली पहुंच जाओगे। दूसरी बात है भैया रेनकोट जरूर लेकर के जाना है ना, रेनकोट बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप चढ़ाई करते हो, ट्रैक करते हो ना, तो वहाँ कभी भी जो है भैया बारिश आ जाती है, कभी भी बर्फ गिरने लग जाती है, इसलिए रेनकोट जरूरी है। तीसरी बात, वैक्यूम फ्लास्क बोतल जरूर लेकर के जाना। जी हाँ, ये वही बोतल है जिसमें पानी गर्म का गर्म रहता है और ठंडे का ठंडा रहता है। जब आप केदारनाथ या यमुनोत्री चढ़ोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, तो झरने बहेंगे, तो आप सोचोगे यार झरने का शीतल जल है, ये मैं पी लेता हूँ, है ना। लेकिन अगर आपने दोस्तों वो पी लिया ना, तो बैंड बज जाएगी, तबीयत ख़राब हो जाएगी कम से कम 1 महीने के लिए, क्योंकि मतलब गर्म ठंडा वो ऐसा हो जाएगा ना कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसलिए वैक्यूम फ्लास्क बोतल लेकर के जाना, और गर्म पानी में ठंडा थोड़ा थोड़ा मिक्स करके पीना, ठीक है, क्योंकि बॉडी है ना बहुत गर्म हो जाती है चढ़ते चढ़ते, इसलिए ध्यान रखना। जब भी आप केदारनाथ का ट्रैक करें ना, बड़े आराम से करें। उस दिन आप ये सोच करके चलें कि मुझे आज दर्शन होंगे ही नहीं, है ना। अगर आप ये सोच के चलोगे ना कि मुझे तो आज ही दर्शन करने, तो भैया इसका मतलब आप अपने शरीर से खेल रहे हो, है ना। खेलो मत, बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ आपको, इस चीज़ को तो नोट कर ही लो। आप चढ़ो जब केदारनाथ की ओर, तो दोस्तों बिल्कुल आराम से चढ़ना। ऐसा मत सोचना लोग मुझसे आगे निकल रहे हैं या मैं इतने बजे पहुंचूंगा। आप कितना ही जल्दी पहुंच जाओ, सुबह 4 बजे 5 बजे से पहले आपको चढ़ने नहीं देंगे। और जब आप चढ़ोगे ना, तो आप जब पहुंचोगे तो लाइन इतनी लंबी मिलेगी कि आपको दर्शन हो ही नहीं सकते हैं, है ना। इसलिए उस दिन आप ये सोच करके चलो कि मुझे ऊपर स्टे करना है, और स्टे करके भैया आज दर्शन नहीं होने वाले, केवल आनंद मिलेगा अपने को आरती का। तो जब 4 धाम यात्रा चलती है उत्तराखंड में, तो वहाँ होटलों का एक नियम होता है, और वो नियम ये है, जल्दी आओ जल्दी पाओ, है ना। क्योंकि होटल लिमिटेड है और भीड़ इतनी ज़्यादा आ जाती है कि भैया हालत ख़राब हो जाती है। मैं बैक टू बैक 3 बार गया हूँ केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, मतलब 3 बार मैं यात्रा कर चुका हूँ लगातार, और उसी के एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बता रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है ना, तो भीड़ के कारण लोग क्या होता है बड़े परेशान हो जाते हैं, उनको जगह नहीं मिलती है सोने की, और जहाँ जगह मिलती है ना वहाँ हज़ारों रुपए लग जाते हैं, इतना बजट में लग जाता है। एक छोटा सा जो बुरा सा कमरा होता है ना, उसी के तकरीबन आपसे 4-5 हज़ार रुपये ले लेते हैं ना। तो इसीलिए आप कोशिश करो कि जल्दी पहुँच जाओ एक जगह पे, और जल्दी आपको होटल गेस्ट हाउस मिल जाए। केदारनाथ जब आप चढ़ोगे तो भैया सामान लेकर के जाना अपना, ज़रूरी खाने पीने का, है ना। क्योंकि ऊपर चढ़ोगे 5 रुपये का पार लीजिए आपको 20-30 रुपये का मिलने वाला है। 10 रुपये की चाय के भैया आपसे कम से कम 40-50 रुपये लगने वाले हैं। तो ज़रूरी चीज़ मतलब जैसे नमकीन, बिस्किट या फिर चॉकलेट वगैरह है, वो साथ में लेकर के चलें, और कम सामान लेकर के चढ़ें। कम सामान का मतलब ये है कि आप ये नहीं कि ज़बरदस्ती के कपड़े ठूस लो उसमें, ना। अपना जो भी लगेज है वो नीचे छोड़ के जाएँ, या क्लॉक रूम ले लें या अपनी गाड़ी में रख दें, कैसे भी अरेंज कर लीजिए, वहाँ खूब सुविधाएँ इन चीज़ों
चीज़ होगी तो, लेकिन सामान है ना कम से कम लेकर के जाएं। जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो भैया 4 धाम की सड़कों पर, तो ध्यान रखना है आपको ओवरटेक नहीं करना है। वहाँ क्या होता है, ओवरटेक आप कर रहे हो, सामने कर्व मोड़ होते हैं और वहाँ से गाड़ी आ जाती है और इसी वजह से जाम लग जाता है बहुत लंबा। अच्छा, केदारनाथ जब आप चढ़ोगे तो आपको है ना ललचाने के लिए बीच में छोटे छोटे शॉर्टकट मिलेंगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये देखो इतना जिग जैग जा रहा है और इतने जिग जैग के हिसाब से मैं ये शॉर्टकट ले लूँगा ना तो कम से कम 5-6 जो फ्लोर है ना जिग जैग के वो मैंने पार कर दिया ना। ऐसा मत करना भाई। जब शॉर्टकट लोगे ना आप, आपकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि उससे आपकी तबीयत ख़राब होने के चांस हो जाते हैं। इसलिए भैया वहाँ है ना कई बार अधिकारी भी खड़े रहते हैं जो आपको सलाह देते हैं कि शॉर्टकट ना लें। बिल्कुल कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आप 4 धाम यात्रा कर रहे हो ना, वहाँ सुविधाएं ना के बराबर हैं। तबीयत बिगड़ गई ना दोस्तों तो ये है मामला ख़राब हो जाएगा। इसलिए केदारनाथ जब आप चढ़ो ना बिल्कुल आराम से चढ़ो और शॉर्टकट मत लो। अब अपन बात करते हैं डिफ़िकल्टीज़ की कि कहाँ कहाँ का वेदर कंडीशन क्या रहता है और डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन यमुनोत्री की। यमुनोत्री की जब आप चढ़ाई करोगे ना, चढ़ाई के वक्त तो क्या है आपको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा और गर्मी भी लगेगी, लेकिन जब आप ऊपर पहुँच जाओगे ना मंदिर के पास में तो ठंड अच्छी लगने वाली है। अच्छा, यहाँ बारिश कभी भी हो जाती है इसलिए रेनकोट तो लेकर के चढ़ना ही है। डिफ़िकल्टीज़ की बात करें तो लो डिफ़िकल्टी है, इतनी ज़्यादा नहीं है। अब बात करते हैं गंगोत्री की, है ना। गंगोत्री में दोस्तों ट्रैक बिल्कुल नहीं है, मंदिर की पार्किंग तक जो है गाड़ी चली जाती है आपकी। और वेदर की बात करें तो बहुत ठंड रहती है। आपको इन चारों धामों में से ना सबसे ज़्यादा जो ठंड है ना वो भैया गंगोत्री में ही मिलेगी। जब आप गाड़ी में जा रहे होंगे ना, हर्षिल को पार करोगे या रास्ते में से निकलोगे बहुत जगह, तो आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, गाड़ी को पैक करना पड़ेगा। इसलिए भैया अपने ऊनी कपड़े है ना अच्छे से लेकर के जाना, ग्लव्स तो बहुत ज़रूरी हैं। डिफ़िकल्टीज़ की बात करें तो वैसे तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बस चढ़ाई थोड़ी अच्छी वाली है। कहाँ की, जब आप गाड़ी से जाओगे वो चढ़ाई अच्छी वाली है, वैसे तो ट्रैक है ही नहीं। अब बात करते हैं अपन केदारनाथ की। केदारनाथ का जो डिफ़िकल्टीज़ है ना वो हाई है, हाई नहीं है, एक्सट्रीम हाई है। जब आप चढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा कि कितना हाई है, क्योंकि पुराना जो रास्ता था ना 2013 से पहले दोस्तों वो तो ठीक था, उसमें चढ़ाई भी थी, थोड़ा सीधा ट्रैक भी था। लेकिन जब ये नया रास्ता बनाया ना ये कम्प्लीटली जो है इसमें चढ़ाई है। तो आप ध्यान रखना लास्ट के 1-1.5 जो किलोमीटर है वो आपको सीधा मिलने वाला है बेस कैंप से, बाकी उसके अलावा तो आपको भैया कम से कम 18-20 किलोमीटर चढ़ना ही पड़ेगा। बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ में आपको ठंड मिलेगी, ठीक ठाक ठंड मिलेगी, ऐसा नहीं है गर्मी मिलेगी, लेकिन आपको वहाँ ऐसा फील नहीं आएगा कि आप पहाड़ के ऊपर हो। वो ऐसा आपको लगेगा कि अपन धरातल के ऊपर ही हैं और जो है ना मौसम वो ठंडा मिलेगा। डिफ़िकल्टीज़ की बात करें तो लो डिफ़िकल्टी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, अपनी दवाइयाँ साथ में लेकर के जाइए। बेसिक जो मेडिसिन्स होती है ना वो ज़रूर लेकर के आएँ, जैसे बुखार की, कफ सिरप या एलर्जी की, जुखाम की, खांसी की, ये सब आप लेकर के चलो, क्योंकि वहाँ है ना कफ सिरप भी नहीं मिलती है आपको। मैं सबसे पहले गया था ना तो मैंने गलती क्या करी थी, चढ़ते चढ़ते केदारनाथ में मैंने पानी पी लिया था भैया झरने का, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया। तो झरने का पानी पीने के बाद गला ख़राब हो गया, बुखार हो गया, है ना। अब वहाँ मैं दवाइयाँ लूँ, कफ सिरप ढूंढूँ, मुझे खांसी इतनी तेज़ हो गई कि भैया रुके ही नहीं, है ना। तो मैंने कफ सिरप ढूंढा तो कफ सिरप मिल ही नहीं रहा है, सब टैबलेट दे रहे हैं। तो मैंने एक मेडिकल पे पूछा कि यार यहाँ कफ सिरप नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों। तो उन्होंने बताया कि भैया पहाड़ों में क्या होता है कि नशा बंद होता है, ठीक है, दारू बंद होती है, शराब नहीं मिलती है। तो कई लोग जो आदतन होते हैं ना, हैबिचुअल जो है बेवड़े होते हैं, वो क्या करते हैं कफ सिरप को एक साथ पी जाते हैं, जिससे उनको नशा हो जाता है ना। तो इसलिए यहाँ कफ सिरप बैन है, मिलती नहीं है। जब ऋषिकेश की तरफ उतरोगे तब मिलेगी, है ना। तो इसीलिए भैया अपनी कफ सिरप वगैरह सब आप साथ लेकर के जाएं। अब दोस्तों लास्ट बात करते हैं अपन बजट की। बजट केदारनाथ बद्रीनाथ का आपको कोई नहीं बता सकता। ये जो बताते हैं ना आप अपनी ट्रैवलिंग 10,000 में कर सकते हो, 20,000 में कर सकते हो, नहीं हो सकती भाई। क्या होता है ना दोस्तों, होटल के ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है। खाने का तो आप अंदाज़ा लगा लोगे कि एक समय की मेरी थाली आ जाएगी 150-200 रुपये के अराउंड और 30-40-50 रुपये की चाय आ जाएगी, लेकिन होटल का कैसे अंदाज़ा लगाओगे। कहने का मतलब है कि आप आ गए और उसका होटल खाली है ना तो आपको सस्ते में दे देगा बार्गेन करके। लेकिन अगर उसके 1-2-3 ही रूम बचे हुए हैं तो उसको पता है कि रात को 12-1-2 बजे तक भी कोई ना कोई आएगा तो मैं दे दूंगा, है ना। तो इसी वजह से जो है आप पहले चल जाओगे तो सस्ता पाल लोगे। इसलिए मैं अंदाज़ा नहीं बता सकता आपको कि होटल कितने रुपए में मिल जाएंगे। अच्छा, अपन पेट्रोल की बात करें तो मैं आपको ये ज़रूर बता देता हूँ कि जब आप ऋषिकेश से चारों धाम करके वापस आओगे ना तो आपका 1400 किलोमीटर अराउंड जो है बाइक या गाड़ी चल जाएगी आपकी। और 1400 में आपकी बाइक किस हिसाब का एवरेज देती है वो आप एवरेज निकाल लो और खुद पता कर लो। दोस्तों बेसिकली ये जो उत्तर के 4 धाम है ना वो थोड़े इस तरीके के हैं, समझे आप। इस तरीके का मतलब है कि मतलब ये सब धरातल है, ये आप देख रहे हो ना, ये सब धरातल है। और ये सबसे पहले आप चढ़ोगे यमुनोत्री के लिए, फिर वापस उतरोगे, फिर चढ़ोगे गंगोत्री के लिए, फिर वापस उतरोगे,
फिर चढ़ोगे आप यहाँ से केदारनाथ के लिए, ये वापस उतरोगे और यहाँ से चलोगे बद्रीनाथ, फिर वापस उतरोगे। तो एक्चुअली ये पेड़ की 4 शाखाएं हैं और इस शाखाओं पे चढ़ के भैया जो है आपको दर्शन करने हैं, लेकिन एक शाखा से दूसरी शाखा पे आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हो, वापस नीचे आना ही पड़ेगा। दोस्तों मैंने जो 3 बार 4 धाम यात्रा करी है ना, इसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। होप करता हूँ आपको ये भैया 4 धाम की इन्फॉर्मेटिव वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो दोस्तों लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और भी कोई चीज़ अगर रह गई हो जो आप पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जय केदार, जय बद्री विशाल।